चलो देखो, लेट्स स्टार्ट। यार मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, मैं पहले वो रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद ये सब डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास कभी भी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है किसी भी बॉडी का या डिक्रीज करना है, तो हमें उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? भाई जल्दी बताओ, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है यार, वैसे ही मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो सब थोड़ा रिस्पॉन्स ज्यादा करो। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें हीट एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? भाई नो रिस्पॉन्ड। भाई जल्दी बताओ। चलो यार, हमें फॉर्मूला यूज करना है क्यू इक्वल, हमारी किसी भी टेम्परेचर चेंज, मेल्टिंग देखें या स्टीम प्रोड्यूस देखें, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम हीट एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? भाई किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब फेज चेंज होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हीट एनर्जी का? यार सब इतना तो कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलो, जब भी यार हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज चेंज होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल्स टू एम एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सब चीजें हमने कर ली थी। और मैंने तुम्हें इतना भी बता दिया था कि हमारे पास एक्सपेंशन तीन टाइप के होते हैं: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब चलो यहाँ से नोट्स देखना शुरू कर लो। यार लीनियर एक्सपेंशन मतलब मैंने ये भी बता दिया था कि ये 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे रॉड हुआ, वायर हुआ, रिंग हुआ। ये सब हमारे लीनियरली एक्सपैंड करेंगे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। और हमें पता है कि यार लीनियर एक्सपेंशन के केस में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आता है, वो आता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। जो इक्वेशन फाइनल लेंथ लिखना चाहते हैं तो फाइनल लेंथ कितना है? 1 + अल्फा डेल्टा टी। इसी के बेसिस पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी करा दिया था पेंडुलम वाला, कि पेंडुलम 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम शो कर रहा है, तो अब वो 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना लूज या गेन करेगा? तो एक बार मेरे को फटाफट बता दो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पेंडुलम की पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं पेंडुलम का, तो पेंडुलम की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। अगर उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी तो हमारा टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे टाइम पीरियड की भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, मतलब हमारा टाइम पीरियड क्या करेगा? लूज करेगा। एक बार फिर से सब चलो चेक कर लो, साउंड थोड़ा सा लैग कर रही है, ये सही आ रही है? भाई साउंड लैग कर रही है या सही आ रही है? बीच बीच में कर दिया लैब। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो, सिमिलरली अगर हम बीटा का फॉर्मूला देखें, डेल्टा ए बाई एल जाएगा हमारे पास। कर रही है लैग? यस सर। ओके ओके, सबका आ गया। हम्म, रुको यार। यार अभी पहले वाली क्लास में तो लैग नहीं कर रहे थे, वो भी क्लास ऐसी ही ली थी मैंने। चलो अब चेक करते हैं एक बार फिर से। एक बार थोड़ा सा फिर से चेक करो, अभी भी हल्का सा लैग है या ओके ओके है? ओके ओके। चलो ठीक है। बस थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लो यार, आज जल्दी वाइंड अप कर दूंगा बस। तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि यार हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता है और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पता है। हमने लीनियर एक्सपेंशन के क्वेश्चन कर लिए थे।
अब देखो थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। पेंडुलम वाला क्वेश्चन ये हम सबने कंप्लीट कर लिया था कि हमारे पास टाइम लूज आ रहा था 10.3 सेकेंड, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। चलो देखो यार, अगर मैं डेंसिटी पे डिफरेंस निकालना चाहूं कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है हमारे टेम्परेचर इंक्रीज का या डिक्रीज का, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे या बेस टेम्परेचर पे होता है, 1 + γ∆θ। मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं न्यू डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैंने लिखा हुआ है मास बाय न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला V0 1 + γ∆θ। यार अगर इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो पावर में क्या चेंजेस आएंगे, -1। बिल्कुल पावर नेगेटिव हो गई। अब आपको याद है ये चीज मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी पढ़ाई थी कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से, तो 1 + x⁴ कुछ भी होगा -n या +n, तो हमारी पावर बस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा हमारे सपोज 1 + x⁴ कुछ भी है, 1 + x⁴ 4 है सपोज। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 + x⁴ को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 + 4x। तो इधर भी वही है, 1 + x⁴ -n को बस मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या आएगा, 1 - nx। सेम चीज इधर भी यही हो रही है। भाई गामा की वैल्यू मैंने बताया था, जनरली गामा की वैल्यू कितने पावर्स में होती है, गामा की वैल्यू जनरली 10⁻⁻5 के टर्म्स में होती है। तो मतलब गामा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है 1 से, तो इधर -1 भी क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी 1 - γ∆θ। तो इधर बीच में माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे। डिक्रीज। भाई वेरी गुड, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे डिक्रीज कर रही है, मतलब डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये मतलब थोड़ा सा आ जाता है एग्जाम में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन क्या है, यार हमें पता है कि अगर मैं कंटेनर में लिक्विड ले रहा हूं और इस लिक्विड के अंदर कुछ भी इमर्स करा रहा हूं, तो कौन से केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट करेगा, कौन से केस में ये सिंक करेगा, और कौन से केस में ये फुल्ली इमर्स्ड रहेगा। तो हमें पता है कि अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है तो वो क्या करता है, फ्लोट। जैसे अगर मैं, बिल्कुल जैसे अगर तुम एक प्लास्टिक की बॉल लो और प्लास्टिक की बॉल को पानी में डालो तो हमारी प्लास्टिक की बॉल हमेशा फ्लोट करेगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हमारी कम है ऑब्जेक्ट की इन कंपैरिजन टू द लिक्विड। तो इधर भी वही हो रहा है कि ये मैंने एक स्टोन लिया है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टोन की डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो इस केस में ये स्टोन हमारा फ्लोट करेगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई इन कंपैरिजन टू द लिक्विड, तो ये क्या करेगा, तो हमें पता है ये सिंक करेगा। तो यार अगर अब मैं इस लिक्विड को हीट करने लग जाऊं तो मेरे को बताओ लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड। अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं, देखो मैंने सेकंड लाइन में लिखा हुआ भी, अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं तो लिक्विड की डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉलिड की डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में डिक्रीज करेगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा टाइटली पैक्ड है, टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे सॉलिड की डेंसिटी का जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको हम फिलहाल के लिए निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम जो भी डेंसिटी चेंजेस देखेंगे वो सिर्फ किस में देखेंगे,
लिक्विड में या फिर गैस में। तो इधर मैंने वही किया। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो पहले है ना फ्लोट कर रहा है। सेम पिछले वाले केस का ही ले लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो ये फ्लोट कर रहा है, मेरे को इसको सिंक कराना है। तो इसको सिंक हम कैसे करा सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे। जैसे ही हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे, लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी सॉलिड के कंपैरिजन में। तो अब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो हमारा जो ये स्टोन है ये क्या कर जाएगा? ये सिंक कर जाएगा। यार एक बार सब लोग यहाँ तक चेक करके बताओ, सबको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? या Yes. रिपीट करूं? Done, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन कर लो एक बार। ये मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल बता दिया, अब इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी लिक्विड और सॉलिड या गैस और सॉलिड ऐसा कुछ गिवन होगा, तो उस केस में हमेशा ट्राई करना सॉलिड का जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है उसको निग्लेक्ट करने की। और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि निग्लेक्ट द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। Done, sir. डन। चलो इधर तो मैंने बस वही सब मेंशन किया है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होती है तो सिंक, लिक्विड की डेंसिटी तो फ्लोट, दोनों की डेंसिटी सेम होती है तो फुल्ली इमर्स, मतलब पानी के अंदर ही रहता है, इमर्स रहता है और एक ही जगह पे फ्लोट करता है। चलो आओ अब इस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करो। ये वाला न्यूमेरिकल कह रहा है कि यार हमारे पास एक स्फेयर है, मेटल का स्फेयर है, और इस मेटल के स्फेयर का डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। भाई ये तुम्हारा है ना, क्या कहते हैं, बहुत साल पहले एडवांस का क्वेश्चन है ये, 90s में है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और इस स्फेयर का मास हमें गिवन है 266.5 ग्राम। ये अभी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है। जब लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट करने का रीजन है बहुत सिंपल कि हमारे स्फेयर का जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज्यादा होगी या कम होगी? So Come. come. कम। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, अब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। हमने लिक्विड का टेम्परेचर 0 से 35 इंक्रीज कराया, तो हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट सिंक करना स्टार्ट कर गया। याद रखो जब भी क्वेश्चन में ये चीज मेंशन हो जाए कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट सिंकिंग, तो वो सिंक कब स्टार्ट करेगा? जब दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी, लिक्विड की और ऑब्जेक्ट की। तो हमें लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 1.527 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, या रिपीट करना है? आ भाई गया. लिक्विड आ गया, वेरी गुड। कि लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज कर करके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बराबर हो गई है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप सोचो, सिंपल है, मास बाय वॉल्यूम। ट्राई करो चलो। एंड यार आंसर कोशिश करना वर्बली बता सको, चैट में मत भेजना, क्योंकि चैट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा।
सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो सॉलिड की डेंसिटी कितनी आ रही है ऑब्जेक्ट की, मास बाय वॉल्यूम करके। और आई होप सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही होगा स्फेयर का, 4/3 πr³ डायमीटर गिवन है। भाई सबको सोल्यूशन समझ में आया? भाई Yes, bro. रिस्पॉन्ड करो, सोल्यूशन समझ में आया? डन। तो भाई मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें इनिशियल गिवन थी 1.527। फाइनल डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमें गिवन है 266.5 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 πd³/8 डायमीटर के टर्म्स में। रेडियस के टर्म्स में 4/3 πr³। मास पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगी और वही डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी फाइनल डेंसिटी। लिक्विड की इनिशियल पता चल गई, फाइनल पता चल गई, तो बस नीचे वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी ब्रैकेट में 1 प्लस, लेकिन प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे? भाई माइनस डेंसिटी के केस में प्लस होता है बीच में या माइनस होता है? माइनस माइनस होता है क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर चेंज पे। तो भैया लिख देना रो एफ, एग्जैक्टली ये कॉपी मत करना, तो चेंज कर लेना। रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस की जगह माइनस, प्लीज सब करेक्शन कर लेना, 1 - गामा। और टेम्परेचर चेंज 35 है, क्योंकि 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कराया है हमने।
सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मेरे को आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। कंप्लीट कर लोगे ये कैलकुलेशन, आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो डन, गुड विशाली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बताया था रियल गैस के लिए हम पढ़ते नहीं है, हमें मेनली पढ़ना है आइडियल गैस के लिए। तो यार हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं तो टेम्परेचर चेंज कराने पे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। आई रिपीट, आइडियल Increase. गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। Increase. वेरी गुड, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। इक्वेशन से देख लो ना, देखो मैंने पी को अंडरलाइन कर दिया, एन आर को अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो हमें साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज। तो बस मैंने वही चीज लिखी है कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। टेम्परेचर को थीटा लिख दो या डेल्टा टी लिख दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे अगर, तो आपके पास बचेगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय ओरिजिनल टेम्परेचर टी। तो यार अगर आप देखो सबको एक साइड ले जाओ, तो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1/थीटा। तो हमारा ये फॉर्मूला था किसी एक चीज का, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। ये किस चीज का फॉर्मूला था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। तो बस इसी को मैंने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से रिप्लेस कर दिया कि गामा इज इक्वल्स टू 1/थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखो, खासकर ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करोगे, कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ अ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये डायरेक्टली कभी कभी असर्शन रीजनिंग में भी पूछ लेता है, तो इस चीज को याद रखना कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस, बाकी ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया हुआ है, कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यार आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सबको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ओके। जैसे ये वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। Done, sir. डन, चलो लेट्स प्रोसीड। अब यार हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर डेंसिटी हमारे लिक्विड की डिक्रीज करती है। डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक वाटर अकेला ऐसा है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। आई रिपीट, वाटर अकेला एक ऐसा लिक्विड है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि बिल्कुल एक्सेप्शनल बिहेवियर है। क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर है यार, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन हमारी जो ये डेंसिटी है लिक्विड के केस में, वाटर के केस में जैसे मैंने बोला अलग है। वाटर के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है, वाटर के साथ बिल्कुल उल्टा है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड का मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है, याद रखना, वो डिक्रीज करता है। और डेंसिटी डिक्रीज करने की बजाय क्या करती है, इंक्रीज करती है। भाई रिपीट कर रहा हूँ, चेक करना। वाटर के केस में टेम्परेचर और डेंसिटी का उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होने की बजाय इधर इंक्रीज करेगी।
लेकिन जो ये फिनोमिनन होगा, जो ये ऐसा हो रहा है, वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है ऐसा। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, याद रखना। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? 1000 kg/m³ SI यूनिट में। वेरे CGS यूनिट में कितनी होती है? 1 g/cm³। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो फिर जो बाकी लिक्विड के साथ होता है इसके साथ भी वही होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो अब डेंसिटी डिक्रीज करने लग जाएगी। तो इसलिए ये इधर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से 4, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने लग गई। और फिर जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर जरूर याद रख लेना, फ्लूइड में तो बहुत ज्यादा काम आती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। डेंसिटी ऑफ वाटर SI यूनिट में 1000, CGS यूनिट में 1 g/cm³। एक बार इसको और चेक करके बताओ, क्या ये चीज भी समझ में आ रही है या रिपीट करना है मेरे को? आ गई समझ। आ गई, वेरी गुड यार। डन सर। डन, चलो यार वेरी गुड, सही स्पीड में चल रहे हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो यार, एक और न्यूमेरिकल होगा, एक दो क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो, फिर बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड्स? हमारे पास दो रॉड है, स्टील की और कॉपर की। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, सॉरी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे स्टील रॉड हमेशा 5 सेंटीमीटर कॉपर रॉड से बड़ी ही रहे हर टेम्परेचर पे। भाई रिपीट, चाहे मैं कोई भी टेम्परेचर क्यों ना कर लूं, हर टेम्परेचर पे स्टील रॉड कॉपर रॉड से सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ी रहनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड्स एट 0 डिग्री सेल्सियस? हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है दोनों के। कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.7 इंटू 10⁻⁻5, और स्टील का गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻5। भाई कोशिश करना सोल्यूशन को ना देखो, सिर्फ क्वेश्चन देख के एक बार खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने की। और जैसे आंसर आते जाएं सेंड कर दो। चलो भाई देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
यार अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर एक टेम्परेचर पे स्टील रॉड बस 5 सेंटीमीटर ही कॉपर रॉड से बड़ी रहे, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों का एक्सपेंशन हर एक टेम्परेचर पे इक्वल होना चाहिए। तो मतलब सपोज मैंने 6.4। टेम्परेचर इंक्रीज किया, कॉपर रॉड 1 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर रही है, तो स्टील रॉड भी 1 सेंटीमीटर एक्सपेंड करनी चाहिए। तभी तो जो दोनों की लेंथ का डिफरेंस है वो हमेशा सेम मेंटेन रहेगा। क्या सबको ये वाला लॉजिक क्लियर आया है? यस सर। भाई कि दोनों यस। का एक्सपेंशन सेम होना चाहिए, बिल्कुल डन, वेरी गुड। एरी शायद से नहीं, एरी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यार इसलिए हमने क्या करा, मैंने लिख दिया कि डेल्टा एल मतलब एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ एट कॉपर। हमें डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा लेंथ ऑफ स्टील इंटू एक्सपेंशन ऑफ स्टील डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, हेमंत आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लेंथ ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर एंड डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम, डेल्टा टी कट गया। लेंथ ऑफ स्टील हमें पता है कॉपर से 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने लेंथ ऑफ स्टील को रिप्लेस करके लिख दिया है लेंथ ऑफ कॉपर प्लस 5, अल्फा स्टील की वैल्यू आपको गिवन है, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर। बस ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको कॉपर की लेंथ मिल जाएगी और स्टील की लेंथ मिल जाएगी। भैया आंसर चेक करना, कॉपर की लेंथ आनी चाहिए 9 पॉइंट समथिंग एंड स्टील की उसके +5 मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगी। अर्पणा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, कॉपर की लेंथ आ रही है 9.17 एंड स्टील की लेंथ आ रही है 14.17। बिल्कुल सही, अर्पणा बिल्कुल ठीक है। भाई बाकी लोग भी चेक करो आंसर, कॉपर की लेंथ आनी चाहिए 9.17 और सी में +5 कर दो तो वो लेंथ ऑफ स्टील बन जाएगा। सबका कंप्लीट हो गया, बढ़ूं आगे अब? यस। चलो भाई, सिमिलरली भैया अब इसी एक्सपेंशन पे ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, चेक करो। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेसिकली बायोमेटालिक स्ट्रिप है कि यार मैंने 2 स्ट्रिप लिए हैं अलग अलग मटेरियल की। भैया चेक करना, बायोमेटालिक स्ट्रिप एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पास 2 अलग अलग मटेरियल की स्ट्रिप है, एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन लेंथ इंक्रीज होने की वजह से ये थोड़ा सा सर्कुलर आर्क में बेंड कर गया है, ये थोड़ा सा सर्कुलर आर्क में बेंड कर गया है, सेंटर पे एंगल बना रहा है फाई। तो हमारी जो नीचे वाली रॉड है वो कुछ ना कुछ एक रेडियस बनाएगी सर्कल का, उसका रेडियस ए ले लिया मैंने, और जो ऊपर वाली रॉड है उसका मैंने रेडियस ले लिया है बी। तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा एल? पहले टारगेट समझ में आ गया क्या कैलकुलेट करना है? सर रिपीट। तो देखो इधर फॉर्मूला बस सीधे सीधे यही यूज करना है, रिपीट। यार मैंने कहा कि हमने रॉड ली है, टेम्परेचर इंक्रीज कराया, रॉड की लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन रॉड स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज नहीं हुई है, रॉड एक सर्कुलर आर्क में बेंड हो गई है। सर्कुलर आर्क में, अगर ये एक सर्कुलर आर्क में बेंड हो गई है तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ रेडियस बनाएगी। तो नीचे वाले रॉड ने कितना रेडियस बनाया है, सर्कुलर आर्क में बेंड हुई है तो इस रेडियस को मैंने अज्यूम कर लिया है ए, और जो ऊपर वाली रॉड है वो भी सर्कुलर आर्क में बेंड हुई है, तो वो भी कुछ ना कुछ रेडियस बनाएगी, उसका रेडियस मैंने कितना लिया है, बी। अब बताओ, अब क्लियर हुआ ये? यस सर। डन, बस यार ये लास्ट समझ लो, उसके बाद मैं क्लास एंड ही कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो यार इस कॉन्सेप्ट में आप क्या यूज करोगे, भैया हमें पता है कि अगर ये सर्कुलर आर्क में बेंड कर रही है तो मैं एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, जहां पे आर्क क्या होगी, आर्क इन दोनों स्ट्रिप्स की फाइनल लेंथ होगी। आई रिपीट, आर्क क्या होगी, इन दोनों स्ट्रिप्स की फाइनल लेंथ होगी, और रेडियस तो मैंने पता ही है, मैंने एज्यूम कर लिए हैं ए और बी। तो मैं लिख सकता हूं नीचे वाली रॉड के लिए कि फाई इज इक्वल्स टू लेंथ, फाइनल लेंथ
L1F डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज B। सिमिलरली फाइनल लेंथ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो बस। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 पहले रॉड के लिए। सिमिलरली यही सेम फॉर्मूला सेकंड रॉड के लिए भी यूज कर दो कि L2F इज इक्वल्स टू L02 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज A। चेक कर लो पहले यहां तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes. डन। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, चलो भाई ट्राई करना। क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसमें पहले से आंसर मार्क भी है, लेकिन आप ट्राई करना सॉल्व करने की। कि यार हमें एक कॉपर रॉड गिवन है और एक ब्रास रॉड गिवन है, मतलब बाय मेटालिक स्ट्रिप गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा सी अल्फा बी, टेम्परेचर चेंज कितना करा रहे हैं? डेल्टा टी। और इन दोनों रॉड की टोटल थिकनेस कितनी है? टोटल थिकनेस है डी। हमने इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो ये दोनों सर्कुलर आर्क में बेंड कर गई हैं, सेंटर पे एंगल बना रही है फाई, और जो इनर रेडियस है वो गिवन है आर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस हो जाएगा आर प्लस डी। आपको क्या बताना है? देन आर इज, क्वेश्चन है कि हमें आर के बारे में बताना है, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, सेकेंड ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट्स अल्फा बी माइनस अल्फा सी, और लास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स अल्फा बी माइनस अल्फा सी। एक बार चेक करो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, या क्वेश्चन रिपीट करना है? Done, sir. डन। चलो तो एक बार खुद से ट्राई करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन। तो देखो यार, आंसर तो आपको ऑलरेडी मार्क्ड ही है, आपको बस ये चेक करना था कि ये ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। चलो भाई आंसर देखो, जैसे मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया वही सेम चीज इधर अप्लाई करनी है। यार मैं सबसे ऊपर वाली रॉड के लिए लिखूंगा लेंथ, और मैंने भी बताया लेंथ क्या हो जाएगा? आर्क की लेंथ हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल था अल्फा और टोटल आउटर रेडियस कितना था? आर प्लस डी। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। सब लोग चेक कर लो, सबको टॉप इक्वेशन लिखी जो मैंने लिखी है वो समझ में आई है? Yes, sir. फाइनल लेंथ इज रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। सेम नीचे वाली ब्रॉस रॉड के लिए क्या लिखूंगा? ब्रॉस रॉड के लिए रेडियस आर है, एंगल अल्फा ही है, सॉरी एंगल फाई है, तो एंगल इंटू रेडियस फाई आर इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ, दोनों की सेम ही थी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे एल नॉट वाला टर्म कट जाएगा, फाई फाई कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो हमें पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1, और -1 हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप साफ देखो, आर नीचे आ रहा है, अल्फा सी और अल्फा बी सब्ट्रैक्ट होंगे और वो न्यूमरेटर में आ रहे हैं,
तो मतलब अल्फा सी और अल्फा बी का जो डिफरेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। तो मतलब बहुत क्लियर है कि फोर्थ ऑप्शन तो सही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन थर्मल कोफिशिएंट्स, दैट इज अल्फा सी माइनस अल्फा बी या अल्फा बी माइनस अल्फा सी। दूसरी चीज अगर आप देखो टेम्परेचर डेल्टा टी भी हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है और आर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फिर से हमें पता चल रहा है कि आर और डेल्टा टी कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज मैंने इधर मार्क कर दी है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 और 4 कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का डिफरेंस। चलो सब लोग चेक कर लो अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर। या किसी के लिए रिपीट करना है? क्लियर है, डन। तो यार बस आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, इससे ज्यादा फिर आगे आपको विदाउट, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आज थोड़ा सा जल्दी ही एंड